शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हाँ, इट्स फ्राइडे। पर भाई साहब बहुत दिक्कत भरा रहा है ये पूरा हफ्ता। कल फोर्थ स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था ऑन द ट्रॉट, यानी कि बैक टू बैक लगातार, जब भारतीय बाजारों में दबाव के साथ, कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इस पूरे हफ्ते की तस्वीर आप लोगों की स्क्रीन्स में। इन 4 दिनों में, यानी कि वीक टिल डेट कह लीजिए, निफ्टी ने 817 अंक या 3.3% गवा दिए। इस तरह का पेन आया है। और ये कैसे आया? बैक टू बैक। मैंने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था 4 हफ्ते भारतीय बाजार मजबूत बंद हुए, वीकली मजबूत क्लोज मिली थी। 4 अच्छे हफ्तों की मजबूती के बाद इस तरह का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। खैर, कल का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। खराब ग्लोबल संकेतों के बीच एक गैप डाउन शुरुआत हुई, जहां खुले मोटा मोटी वहीं दिन के लोज भी थे। यह अलग बात है कि उसके बाद ऐसी कोई रिकवरी आई नहीं। उसके बाद बहुत छोटे दायरे में लोअर लेवल पे भारतीय बाजार दिन भर कंसोलिडेट होते हुए नजर आए, और इनफैक्ट एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग का दिन था कल। अगर कुछ अच्छाई ढूंढने निकलना ही है कल के सेशन के लिए, तो यह हो सकता है कि जो प्रीवियस स्विंग लोस थे, आपको याद होगा 23,800 850 के जोन जब कई बार आते थे, और या तो फिर कह लीजिए इन्हीं जोन्स के आसपास, इन्हीं जोन्स के अंदर है 200 डीएमए। उन्हीं लेवल्स पे कंफर्ट लेके, उन्हीं के इर्द गिर्द कंफर्ट लेके भारतीय बाजार कल थमे और वहीं से घूमे। तो भैया सेंटिमेंट्स वीक हैं, माहौल खराब है, और ये सच है, ओवरसोल्ड कंडीशंस में बैठे हुए हैं। ऐसे में एक पुल बैक की पॉसिबिलिटी भी कई लोग कहते हैं। तो फिर करना क्या है, ये वीरू से जानेंगे। इंपॉर्टेंट है आज का फ्राइडे का सेशन, लेकिन पहले बता दूं इंपॉर्टेंट और क्या क्या। खुलते ही बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दरों के फैसले पर रिएक्ट करना है। अच्छी बात, कोई सरप्राइज नहीं, जस का तस। यूएस जॉबलेस क्लेम्स, यूएस का Q3 जीडीपी का प्रिंट, इन सब की तैयारी थी। आज आना था पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का जो मंथली लोन प्राइम रेट का एडजस्टमेंट आता है। हालांकि अब से कुछ ही मैं अंदर स्टूडियो में आ रहा था तो टिकर टीम फ्लैश कर चुकी है, वहां पे भी कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या उनको पता चल गया होगा फेड अब ज्यादा काटेगा नहीं तो कंफर्ट मिल गया होगा। यूएस के पीसीई प्राइसेस, जो अभी अपन कल ही चर्चा कर रहे थे कि यूएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, हॉर्मास बता रहे थे ना आप लोगों को, इन्फ्लेशन जो ज्यादा पैनी नजर रखता है यूएस फेड, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े। वो इन्फ्लेशन का प्रिंट ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हमारे खुद के आज शाम को मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के मिनट्स रिलीज होंगे। हालांकि अपने मिनट्स पे बाजार ज्यादा रिएक्ट वैक्ट करता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहें तो। और भाई साहब, आज है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन। इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि पिछला हफ्ता यही दिन था जब गजब का बाजार का एक्शन था एक्सपायरी के दिन। याद होगा आपको, क्या गिरे थे और क्या गजब की उसके बाद 600 पॉइंट की रिकवरी थी। तो बहुत कुछ के लिए हो सकता है ब्रेसअप कर रहे हो आज के लिए अपन। इस बीच गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रख देता हूं। 75 पॉइंट दबा, फिर 1/3% कमजोरी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे 5वां सेशन। पूरा हफ्ता ऐसे ही वाइप आउट होता चले जा रहा है। हॉर्मास बताएंगे ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज फ्राइडे के दिन अपन को अप्रोच करने का है, और कंचन बताएंगी सारे स्टॉक्स इन न्यूज। पहले हॉर्मास के पास चला जाए और समझ लिया जाए कहानी है कैसी। आज सुबह वैसे एक वो अपडेट भी आ रहा था पुतिन साहब की तरफ से, रॉयटर्स के हवाले से। ऐसे पुतिन साहब की कल एनुअल स्पीच भी थी, वो हर साल प्रेस को संबोधित करते हैं। पर ये पता है, ऐसा लगता था ट्रम्प साहब के आने से पहले मामला सुलझ जाएगा। खैर, हॉर्मास मूड क्या क्या है, सारे डेवलपमेंट्स क्या है। गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। और पहले तो चीन से जो खबर आ रही है उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो लेंडिंग रेट्स है उन्हें स्टेडी रखा गया है, कोई बदलाव नहीं की गई है, चाहे वो 1 साल की दर हो या 5 साल की दर हो। 1 साल की दर को 3.1% ही रखा गया है, 5 साल की दर को 3.6% रखा गया है। फ़र्क ये है कि जो 1 साल की जो लेंडिंग रेट है वो कॉरपोरेट लोन्स और घरेलू लोन्स जो होते हैं, हाउस होल्ड लोन्स, उनको ज़्यादा अफेक्ट करती है, और जो 5 ईयर लेंडिंग
रेट्स हैं वो मॉर्गेज लोन्स को ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो वो फ़र्क है। तो उसमें सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स का फ़र्क है, मगर उसके साथ इस वक्त कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये चीन से बड़ा टेक अवे आया है। पुतिन साहब की आपने बात करी, उन्होंने कल भी कहा कि जो महंगाई, रशिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी ओवर हीट होती जा रही है, ये उन्होंने कहा। और आज जो खबर निकल कर आई है कि वो समझौते के लिए तैयार है, अब वो कितना उस पर अमल करते हैं वो तो अब मजबूरी नहीं हो जाएगी। ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं, जेलेंस्की साहब को मजबूरन मानना पड़ेगा, तो ट्रम्प साहब सप्लाईज तो रोक देंगे, है ना, आर्म्स एम्युनिशंस की, तो बिना सपोर्ट के फंसेंगे जेलेंस्की। वो जैसे कहते हैं टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो ये बात वैसे जब तक लीजिए, हो ना, तब जब तक तक हो इंतजार नहीं, करो। हाँ जब तक हो नहीं तब तक उसके साथ उस पर जितना आप अमल ना ही करें तो बेहतर होगा। अब कल का सेशन कोई ऐसा खास सेशन था नहीं अमेरिका के बाज़ारों के लिए भी। आप कह सकते हैं कि स्क्रीन देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई फ्लैट ही बंद हुए हैं, मगर ऊपरी स्तरों से जो गिरावट आई है वो ज़्यादा बड़ा टेक अवे है, क्योंकि डाउ जोन्स 10 दिन की गिरावट के बाद, पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, कल मैंने 11 दिन कह दिया था, कल 10 दिन की गिरावट थी, 10 दिन के बाद कल उछाल के साथ बंद हुआ, वो भी हल्के हरे निशान में, मगर 450 पॉइंट ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुआ, तो वो ज़्यादा बड़ा टेक अवे है। और बाकी के जो दोनों है S&P 500 और नैस्डैक, वो भी ऊपरी स्तरों से गिरकर फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुए हैं, तो वो एक बड़ा टेक अवे है। डॉलर अभी भी 108 पर बना हुआ है। ट्रेजरी यील्ड्स में कल और थोड़ा सा उछाल देखने मिला, 4.57 तक पहुंच गए हैं यील्ड्स अब, मगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल बहुत ज़्यादा था, जो हमारे बाज़ारों के लिए भी थोड़ा सा असर करेगा, क्योंकि एक्सेंचर के कल रिजल्ट्स आए, 7% ऊपर बंद हुआ शेयर। कंचन इस बारे में ज़्यादा बात करेंगी, मगर जो फेडेक्स है वहाँ पर भी आफ्टर आवर्स में काफ़ी उछाल देखने मिला, 9% का उछाल देखने मिला, क्योंकि नतीजे जो थे वो ख़राब थे, गाइडेंस में थोड़ी सी कट की है, मगर जो उन्होंने कहा कि उनका जो फ्रेट डिवीज़न है उसको वो स्पिन ऑफ करके एक अलग लिस्टेड एंटिटी बना देंगे, इस वजह से शेयरों में उछाल देखने मिला। और नाइकी के शेयरों में 12% तक का उछाल देखने मिला था आफ्टर आवर्स में, मगर वो तुरंत के तुरंत ही कम हो गया और फ्लैट हो गया स्टॉक फिर से एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में, जब क्योंकि जो CEO है नए, उन्होंने कहा कि अभी भी थोड़ा सा पेन बाकी है और जो कारोबार को स्थिरता लाने में अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो बाज़ार को पसंद नहीं आया। मैक्रो डेटा की अगर हम बात करें तो GDP के जो आंकड़े थे सितंबर की तिमाही के, जो पिछले बार जो 2.8% रिवाइज़ करे गए थे, उसे रिवाइज़ करके अब बढ़ाकर 3.1% कर दिया गया है, तो ये एक और मजबूती के संकेत आए हैं US की इकोनॉमी के लिए। और कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो डेटा था उसे भी बढ़ाकर 3.7% कर दिया गया, जो कि 2023 के बाद का सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ था। आज जो है वो PCE का डेटा आना है और अनुमान यह है कि महीने दर महीने 0.2% का उछाल देखने मिलेगा और साल दर साल जो है 2.5% का उछाल देखने मिलेगा। ये पिछले महीने के मुकाबले ज़्यादा है, तो उस पर भी नज़र रखनी होगी। और इस वजह से अब ये अनुमान बढ़ते जा रहे हैं कि जनवरी में ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। अब तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 91% की, अब तो खैर बहुत जल्दी है ये अनुमान लगाने में, मगर अभी भी 91% की प्रोबेबिलिटी है। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी ब्याज दरें तो ऐसी ही छोड़ दी, मगर 9 में से 3 ऐसे मेंबर्स थे बैंक ऑफ इंग्लैंड के जिन्होंने रेट कट के लिए वोट किया था कि भाई आप ब्याज दरें काटिए इस बार, तो शायद अगली बार हो जाए, ये देखने वाली बात होगी। और 2025 में 3 कट्स के प्रोजेक्शंस फिलहाल है बैंक ऑफ इंग्लैंड के। जापान में भी ब्याज दरें ऐसी ही थी। येन कल और कमज़ोर हुआ, 156 के पार निकल गया, तो वो एक बात ध्यान में रखने वाली होगी। तो बैंक ऑफ जापान के भी गवर्नर ने कहा कि अब वेज हाइक्स जो होंगे स्प्रिंग में, उस पर हम नज़र रखेंगे, फिर ब्याज दरों पर फैसला लेंगे। तो जनवरी में भी ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसका कोई स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग जो उनकी जो सीज़न होती है फरवरी से मार्च मुंबई वालों को क्या है, गर्मी साल भर और एक बारिश आती है, इसके अलावा कोई सीजन पता नहीं। हमारा इट्स लेस हीट मोर हीट और नो गर्मी साल भर, लेस कम वो ऊपर नीचे और बस बारिश लपक। तो फरवरी में जो स्प्रिंग वेज हाइक्स के जो डिस्कशंस होते हैं वो होंगे, तो जनवरी में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान अब थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पर नज़र रखने वाली बात है। तो हैंडओवर कोई खास है नहीं, IT शेयरों पर नज़र रखने वाली बात होगी। और आज का PCE डेटा इज मोस्ट बिल्कुल ठीक। तो भाई साहब कल परसों के 2.5-3.5% के तगड़े दबाव के बाद कल देखने में लग रहा होगा चलो थम गई गिरावट, फ्लैट बंद हुए, पर अगर इंट्राडे डाउ का चार्ट दिखाएंगे तो वाकई शुरुआत में 450 पॉइंट डाउ बाउंस बैक करा था, टिक नहीं पाया, सारी तेजी गायब हो गई क्लोज होते होते। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के दबाव के साथ हैं, यानी कि US मार्केट अभी भी रिकवरी के मोड में आएंगे नहीं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। हाँ, एक चीज और, वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स कल इतनी बात कर ली थी हमने, 75% भाग गया था, तो ठीक है थोड़ा सा कोर्स करेक्ट करा है, कल 12% मेरे ख्याल से गिर के बंद हुआ है। खैर, अब आज के सेशन को अप्रोच करा जाए वीरू के साथ। वीरू, गुड मॉर्निंग। कमाई करा दो फ्राइडे को तो वीकेंड बढ़िया हो जाएगा, कैसे होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी बात क्या हुई थी कि अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं, आपके पास एक ही विकल्प है,
टू कवर योर शॉट इमीडिएटली। मेरे ख्याल से उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं था, और जहां खुला वहीं पे लो बढ़ गया और उसके बाद पूरे दिन स्थिर रहे। कल आपने क्लोज दिया 24,000 के नीचे, ये नेगेटिव है, और पॉजिटिव ये है कि कल बाजार फर्दर सिंक नहीं हुए, और जहां गैप डाउन हुआ उसके बाद वहीं पर अगर आप देखें आप टिक गए। एफआईएस की इंटेंस सेलिंग है आशीष, जैसे कि आपने हेडलाइंस में बताया कि 1.25 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, फिर मतलब वो अब अपनी शॉर्ट पे फुली कैपिटलाइज कर रहे हैं। 3943 3943 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 4200 करोड़ रुपए का एफआईएस का सेल का आंकड़ा, इंडेक्स 1519 करोड़ रुपए का बेचा, 23,762 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। शॉर्ट्स पे बहुत भारी तरीके से कैपिटलाइज कर रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 2974 करोड़ रुपए की सेलिंग और करीब 31,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करें। कल बैंकिंग में भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई आशीष। देखिए, हर चीज़ का एनालिसिस प्रस्तुत करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ कि बाजार ओवरसोल्ड तो बहुत है आशीष, इसमें कोई तरह नहीं। मतलब मैं स्टॉक्स ढूंढने गया तो मेरे को शॉर्ट ढूंढने में इतनी मुश्किल हो रही थी कि पूछिए मत। अब अप्रोच क्या रखें? देखिए, अगर आप कल की कॉल राइटिंग के स्टैट्स को देखें तो कॉल राइटर्स पहले जो 24,500 पे थे वो 400 पे आए, फिर 300 पे आए, अब उनका जमावड़ा कल है 24,200 पे। 24,000 पे भी कॉल राइटिंग है, बट ज़्यादा कॉल राइटिंग है 24,200 पे। मेरे लिए मीनिंगफुल वो है। 24,200 पे आउटस्टैंडिंग हुआ है 31 लाख। अब आप कहेंगे कि 24,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग 63 लाख है, लेकिन आप ये भी देखिए कि 24,000 के पुट का आउटस्टैंडिंग हुआ है कितना है, वो अभी भी उससे ज़्यादा है, 82 लाख का। सो सिग्निफिकेंस यहाँ पे 24,200 की है, ना कि 24,000 की। तो 24,200 एक इमीडिएटली बड़ा कॉल राइटर्स का जोन और इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट, और 24,000 की पुट में बड़ा ओआई बिल्डअप जुड़ना, ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है इन सभी नेगेटिव पहलुओं में। बड़ा पुट कंसंट्रेशन उसके बाद 23,800 पे है, और एक और चीज़ जो स्क्रीन पे नहीं है वो मेंशन कर दूं कि 23,678 आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखिए, बहुत इंडेक्स को ट्रेड करना आसान नहीं है। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में फिर शॉर्ट के बारे में बोलना आसान नहीं है, बट स्टिल लेके आइए RS1। थोड़ा RS1 को मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे RS1 क्या है? 24,044-74। ये जोन अगर कटता है तो बाजार एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग में जा सकता है। 24,024, 24,074 अगर कटता है तो एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग की फेज में जा सकता है। इन दैट केस 24,133, 183 पॉसिबल है। बट जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, 24,200 की कॉल का वाई सिग्निफिकेंट है, टेक्निकली वो एक क्रिटिकल पैरामीटर भी है, पॉइंट भी है। अगर सेकेंड RS नहीं रिगेन हुआ, क्रॉस नहीं हुआ, तो फिर एक बेहतरीन शॉर्ट बनेगा। तो इन दोनों लेवल्स को समझ लीजिएगा। और अगर RS2 हमने किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्रॉस कर दिया तो एक चीज याद रखिएगा जो स्क्रीन पे लिखी नहीं है, इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 24,350, जहां पे ज्यादातर एवरेजेस प्लेस्ड है, वहां तक का स्विंग पॉसिबल है। सो शॉर्ट कवरिंग अबव RS1। एक और चीज, मैं इस ट्रैजेक्टरी पे जहां पे हम खुलेंगे उसकी शॉर्ट की वकालत नहीं करता हूं, इस जोन में नहीं, बेस लेके आइए। बट इन एनी केस, क्योंकि मैंने क्या एक्सप्लेन किया, 23,800 एक मीनिंगफुल सपोर्ट है। अगर 23,858, 783 हम नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, तो चाहे वो आज का सेशन हो, चाहे वो कल का सेशन हो, या फिर परसों का, यानी मतलब सोम मंगल का, देन 23,678 इज ओपन। दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी बैंक पे आते हैं। कल इसने भी खुलते ही साथ 100 डेमा को तोड़ा, उसके बाद थोड़ी सी ट्रैजेक्टरी में नीचे गया, लेकिन उसके बाद पुल बैक। 51,575 पे आपका क्लोज आया है। कॉल राइटिंग के स्टैट्स ये कहते हैं कि इमीडिएटली कॉल राइटर्स प्लेस्ड है 52,000 की स्ट्राइक पे। 52,000 का आउटस्टैंडिंग वही आपकी स्क्रीन पे आएगा। और देखिए, जब एफआईएस की सेलिंग आती है ना, तो क्योंकि वो HDFC बैंक और ICICI बैंक को टारगेट करती है, तो पेन यहीं पे आएगा। 52,000 की कॉल, करीब 14 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ। उसके बाद पुट राइटिंग 2 स्ट्राइक्स पे हुई है, वो है 51,500 और 51,000। अब समझ लीजिए करना क्या है। RS1 लेके आइएगा। अगर खुलने के बाद कहीं पर भी बैंक निफ्टी इस ट्रैजेक्टरी को, जिसे कहते हैं 100 डे एक्सपोनेंशियल की ट्रैजेक्टरी, 51,778, इसको पार करना शुरू करे तो 52,018 तक का एक 200-250 पॉइंट का स्विंग पॉसिबल है। बेटर शॉट 52,018 के आसपास बनेगा, याद रखिएगा। जिसको हम टारगेट करेंगे उसी कल के लोस के लिए, 51,200, 51,000 की ट्रैजेक्टरी के लिए। बट अगर बैंक निफ्टी 52,018, 52,115, दैट इज
50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर इसको बाइसेक्ट करता है तो बैंक निफ्टी 52,521 तक का स्विंग दे सकता है। ये मैंने लेवल्स मेंशन कर दिए, याद रखिएगा बेटर शॉर्ट वर्क करेगा RS1 के आसपास दोनों ही इंडिसेस पे, ना कि खुलते ही साथ। हर चीज़ पर एक बात ध्यान रखिएगा, हम बहुत ओवरसोल्ड है आशीष। बहुत ओवरसोल्ड है, पर हर दिन गिरे भी चले जा रहे हैं। पर आएगा जब बहुत ओवरसोल्ड, बहुत चीज़ों को कंप्रेस कर दो तो थोड़ा सा स्प्रिंग एक्शन आता है। टाइम करना मुश्किल है, लॉजिकली आना चाहिए। पर आज फ्राइडे था, वो अपनी वेस्ट कोट नहीं पहने, क्या कहते हैं, नेहरू जैकेट, मोदी जैकेट, आज वो नहीं पहनी, कोट पहन लिया है। नहीं, ठंड ज़्यादा है? बहुत बुरी है महाराज। और वैसे भी ये जो गर्म कोट है ना आशीष, ये सिर्फ 15 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच पहन सकते हैं। बेचारा पूरे साल अलमारी में पड़ा रहता है, इसका भी तो वक्त आया। हाँ, सबको इज्जत देनी चाहिए, सही बात है, ठीक है। चलिए कंचन के पास जाऊं तो थोड़ा सा तोड़ता हूं। आपने हेडलाइन में सुना है एक्सेंचर का नाम, नतीजे अच्छे आए, IT कंपनीज रडार पे रहेंगी। हॉर्मास ने अपनी ग्लोबल कमेंट्री में एक्सेंचर की बात छेड़ी थी कि कंचन आपको बताएंगी। तो एक काम करते हैं, कंचन से पहले वही जान लेते हैं। एक्सेंचर के जो नंबर्स आए हैं, एक्सेंचर की इंपॉर्टेंस बिल्कुल हिंदुस्तान की तरह आउटसोर्सिंग टाइप बिजनेस मॉडल, ITES सर्विसेज का। एक्सेंचर का बिजनेस मॉडल यानी कि वर्टिकल और ज्योग्राफिकल मिक्स बहुत हद तक इन्फोसिस की तरह है, और एक्सेंचर का साइज बहुत हद तक TCS की तरह है। तो वैसे भी IT के लिए आपको आइडिया दे देता है आने वाला रिजल्ट सीजन कैसा रहेगा। कंचन, ये एक्सेंचर क्या कह रहा है, नतीजे अच्छे हैं क्या वाकई? कल स्टॉक तो 7% भागा US में। राइट, तो नतीजे भी अच्छे आए, जिसके चलते आज हमें हो सकता है कि अपने IT स्टॉक्स में कुछ एक्शन डेफिनेटली देखने को मिले। अगर Q1 में US का रेवेन्यू देखा जाए तो उसमें हमें 9% का एक अपसाइड देखने को मिला है, रजिस्टर किया गया है 1770 करोड़ का। एट द सेम टाइम गैप ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 0.9% का इजाफा देखा गया है। इनफैक्ट EPS में तो 16% की हमें बढ़त देखने को मिली है, और ये आया है $359 करोड़ का। Q1 में अगर कैश डिविडेंड देखा जाए तो वो $1.48 का ऐलान किया गया है, और जो नई बुकिंग्स है वो भी 1% बढ़ के देखी गई है। और साथ ही साथ जो जनरेटिव AI का जो सेगमेंट है, वहां की जो नई बुकिंग्स है उसका जो नंबर है वो 120 करोड़ का देखा गया है, यानी कि 120 करोड़ डॉलर का देखा गया है, जिसके चलते IT में तो आज हो सकता है कि कुछ एक्शन डेफिनेटली देखने को मिले। तो एक्सेंचर के नंबर्स जो आए थे क्वार्टर के, वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे, पूरे साल की गाइडेंस बढ़ा दी। तो होप जागेंगे भाई साहब कि शायद IT में जो सब इंतजार कर रहे थे डिमांड पिकअप का, हालात सुधरने का, और ये सब तब हुआ जब करेंसी के हेडविंड्स हैं, उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छे नंबर्स आए। तो होप जागेगी। तो देखते हैं मूड मॉल ओवरऑल कैसा रहता है। अदरवाइज इंडियन IT के लिए ये पॉजिटिव है। रखिए इस इंपॉर्टेंट हैवीवेट पॉकेट को अपने रडार पे। और सही बात है, ADRs आ जाएंगे स्क्रीन पे। इन्फोसिस का, विप्रो का अगर दिखा सकें तो ADRs कल अच्छी मजबूती के साथ इसीलिए बंद हुए क्योंकि एक्सेंचर का पॉजिटिव रब ऑफ था। पर ADRs पे ज्यादा जाने का नहीं, बहुत लिक्विड होते हैं। पर हाँ, डायरेक्शनली आपको आइडिया दे चुके हैं मार्केट्स के लिए आज क्या होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर पे ले चलता हूं। ATF यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो सकता है GST के दायरे में लाया जाए। ऐसा होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। शायद दरें रिड्यूस हो रही हों, शायद एविएशन स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर आ रही हो। पर है क्या असल मामला, लक्ष्मण से समझ लेते हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या पिक कर रहे हो भाई साहब आप? देखिए, इस शनिवार जैसलमेर में GST काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, और जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उस बैठक में कई फैसलों के साथ एक जो बड़ा फैसला, या फिर कहें कि वो फैसला जिसका लंबे समय से इंतजार हो सकता है, वो है GST के दायरे में या फिर ATF पर GST लगाया जाए, इस पर चर्चा हो सकती है। और अगर सहमति बनती है तो इस पर फैसला भी हो सकता है। बताऊं कि ATF जो है वो हवाई जहाज के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। ATF बनाने में जितने भी कंपोनेंट या कच्चे माल का इस्तेमाल होता है वो सब GST के दायरे में है, लेकिन ATF जो है GST के दायरे में नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि ATF पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, और फिर कुल कीमत पर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, जो राज्य सरकारें लगाती है। हर राज्य में अलग अलग ड्यूटी के स्ट्रक्चर होते
होती हैं, इस हिसाब से कई राज्यों में 30% तक एटीएफ पर ड्यूटी लग चुकी होती है। इससे हवाई किराया काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, जबकि सरकार सस्ते में हवाई सफर सुनिश्चित करना चाहती है। यही वजह है कि कई राज्यों ने मांग की थी कि जीएसटी के दायरे में एटीएफ को लाया जाए या एटीएफ पर जीएसटी लगाया जाए, इस पर विचार किया जाए। एक तो दायरे में लाया जाए और फिर जब एटीएफ के दाम घटे तो इंश्योर करा जाए कि एविएशन कंपनीज हम पे पूरा फायदा पास ऑन करें। भाई साहब, एविएशन टिकट बहुत महंगा आजकल, बड़ा मुश्किल हो गया है। कंचन, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज सुबह के लिए। जी, तो 2 से 3 स्टॉक्स से न्यूज लेंगे जो सबसे ज्यादा फोकस में इस टाइम पे हमें रखने हैं। सबसे पहले Hyundai मोटर्स, बिकॉज यहाँ पे उनसो किम को वापस से मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे 3 साल के लिए रीअपॉइंट कर लिया गया है। इसमें एक और खबर है कि कंपनी ने एक्साइड इंडस्ट्रीज के साथ जो ईवी बैटरी सेल है उसके लिए करार किया है और साथ ही साथ जो अमर राजा बैटरी है उनके साथ बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए करार किया है। भारतीय एयरटेल को आपको रखना होगा अपने फोकस में, बिकॉज 3626 करोड़ के जो 2016 के स्पेक्ट्रम के ड्यूज है उसकी जो प्री पेमेंट है वो पूरी हो गई है, यानी कि कंपनी को अब अपना जो इंटरेस्ट है 8.65% का, वो उसका बर्डन कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर बनके सामने आ सकती है। और 2024 में 28,320 करोड़ स्पेक्ट्रम लायबिलिटीज का इनका टोटल प्री पेमेंट है। अभी के लिए तो ये फोकस में रखिए, लेकिन बाद में 8 बजे वापस से जुड़ेंगे और विस्तार में बात करेंगे। चले ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, यूएस के इंपॉर्टेंट पीसीई प्राइसेस का शाम को डेटा आएगा। आज हमारे पार्लियामेंट के शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन का आखिरी दिन, शायद जेपीसी पे एक मोशन लाया जाए। आज शाम को 5 बजे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी जो लास्ट आई थी, जिसमें सीआरआर का 50 बेसिस पॉइंट्स का कट आया था, उसके मिनट्स आएंगे और फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स आएंगे। इंपॉर्टेंट है वो भी, 9 हफ्तों से रिजर्व्स गिरे ही चले जा रहे हैं रुपए के चक्कर में। टीम लीज, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, पिरामिड एंटरप्राइजेस, सबकी बोर्ड मीट्स हैं। रीजन स्क्रीन पे। टीम लीज एक्विजिशन पे विचार, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया फंड रेजिंग करना चाहते हैं शेयर इशुएंस के थ्रू, और पिरामल का तो खैर एनसीडी इशुएंस के थ्रू पैसा जुटाने की तैयारी है। श्रीराम फाइनेंस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, श्रीराम ग्रीन फाइनेंस पर। वो इनिशिएटिव के बारे में, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में, उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में वो बातचीत होनी है। भारत सीड्स और लिंक पेन्स, इन दोनों, लिंक लिमिटेड, इन दोनों के एडजस्टमेंट्स होने हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। जापान का सीपीआई, यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, नई चेतक का लॉन्च, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे है आज। वीरू कोट क्यों पहने, गरम वाला रीजन बताता हूं। आईएमडी ने आज येलो अलर्ट जारी करा है दिल्ली के लिए, लेकिन मॉनसून तो है नहीं। ये येलो अलर्ट है डेंस फॉग का। 2 रिलीजेस हैं भाई साहब। पहली तो है मुफासा द लायन किंग, गजब है, वॉल्ट डिज्नी की वो इंग्लिश एनिमेशन, खैर हिंदी में भी डब्ड है, और हिंदी में तो शाहरुख खान साहब ने आवाज दी है। वनवास हिंदी ड्रामा है नाना पाटेकर साहब का, ये भी रिलीज होने जा रही है। अपने 12:30 का शो टीजर भी दिखा देता हूं आपको, मुफासा पे ही रखा है मैंने आज। वो टीजर आ जाएगा स्क्रीन पे, चर्चा और डिटेल्स करने के हवाले ये मैं उधर बताऊंगा जब जुड़ेंगे आप लोग 12:30 बजे। आज रहिएगा भैया, वहां पे तो एक स्पेशल अपीयरेंस भी है। आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से, उन्हीं के साथ छोड़े जा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।